हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एसएससी एग्जाम्स 2025 का ही एक पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 9 दिसंबर 2025 शिफ्ट 1 में, और इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है। इस सीरीज में अपना ये पहला पेपर है। इसके बाद आगे की जो शिफ्ट है वो भी आएगी, तो उसके लिए आप जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच विल द इंटरेस्ट फॉर ₹1900 एट 9% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो देखिए, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं बोला गया, ना तो सिंपल इंटरेस्ट बोला गया ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया। तो फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मान के चलना है। सिंपल इंटरेस्ट अपन से पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1900, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो आर हो जाएगा 9 के बराबर, और टाइम है 3 साल, तो टी इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया। 19 इंटू 9 हो जाएगा 171, 171 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 513। ऑप्शन नंबर बी। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, ये अपने प्राइम नंबर है। तो इनका अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे, जैसे √2, √3, √5, तो ये सब जो है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल का मतलब है कि इनको जब आप खोलेंगे या कैलकुलेटर से भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये कभी भी आपके डिसिमल के बाद खत्म नहीं होंगे, मतलब नेवर एंडिंग, कभी भी खत्म नहीं होते। इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, इर्रेशनल बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमीर गोज टू हिज कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 4 आवर टू गो एंड कम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल। तो देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर बोल रहा है कि अमीर अपने हाउस से कॉलेज जाता है और कॉलेज से वापस हाउस आता है, लेकिन यहाँ पर अपन से हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो गलती से उनने स्कूल लिख दिया, लिखना क्या था, कॉलेज लिखना था। लेकिन अगर आप हिंदी वाले में देखेंगे तो हिंदी में एकदम सही लिखा है। यहाँ पर भी घर से कॉलेज लिखा है और यहाँ पर भी घर से कॉलेज के ही बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। हो सकता है ये क्वेश्चन बोनस हो, क्योंकि इन चीज़ों पे कभी कभार पहले भी क्वेश्चन बोनस हुए हैं, तो हो सकता है कि अभी भी ये बोनस हो जाए। लेकिन इसको अपन स्कूल की जगह कॉलेज मान के अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हाउस से कॉलेज वो जा रहा है और फिर उतनी ही डिस्टेंस वापस आ रहा है। जाते वक्त जो उसकी स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त जो उसकी स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। और इस पूरी जर्नी में, मतलब घर से कॉलेज और कॉलेज से वापस घर में, उसको टोटल 4 घंटे का समय लगता है। तो यहां पर अपन को जो है टोटल टाइम दे रखा है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, दोनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब हाउस से कॉलेज और कॉलेज से हाउस बराबर डिस्टेंस है। तो मैं बोल सकता हूं कि एवरेज स्पीड जो होगी वो इक्वल टू आपके पास हो जाएगी 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। जब कभी भी डिस्टेंस बराबर होता है तो उस केस में अपन एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2। तो देखिए, 1 2 से तो आप काट दीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटा 6, तो ये हो गया अपना 8 बटा 3, 8/3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड का मतलब है कि अगर ये इसी नॉर्मल मतलब इसी स्पीड से चले पूरी जर्नी, हाउस से कॉलेज और कॉलेज से वापस हाउस, तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। अब यहां पर देखिए, ये जो डिस्टेंस आएगा ये हाउस से कॉलेज और कॉलेज से हाउस का आएगा, लेकिन अपन से केवल हाउस से कॉलेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा ये डबल आएगा। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो है 4 घंटे और स्पीड है 8/3, तो 8 चौकू 32/3 किलोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस आया ये हाउस से कॉलेज और कॉलेज से हाउस का आया, तो इसका आधा करना पड़ेगा। आधा अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 32/3 है तो 16/3। 16/3 का मतलब 3 का 5 बार में 15 और 5.33। ऑप्शन नंबर बी। ए स्मॉल रेक्टेंगुलर कंटेनर इंटेंडेड फॉर होल्डिंग लिक्विड हैज डायमेंशन ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ, 20 सेंटीमीटर विड्थ एंड 15 सेंटीमीटर डेप्थ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड कैन इट होल्ड। तो देखिए, बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है। रेक्टेंगुलर कंटेनर मतलब क्यूबॉइड की शेप का कंटेनर है। एक क्यूबॉइडल कंटेनर है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है और पूछा जा रहा है कि इसमें कितना लिक्विड मा सकता है। दैट मीन्स कि आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है और कई में लीटर में। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन को पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 25, ब्रेथ है 20
और हाइट है 15। अब देखिए ये जो आपके पास वॉल्यूम आएगा ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट काई में थी, सेंटीमीटर में थी। तो अब मैं बोल सकता हूं कि अपन को आंसर अगर लीटर में देना है तो क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज करने का फॉर्मूला है वो भी उनने दे रखा है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया अपने पास 1/1000 लीटर। तो एक तरीके से मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1/1000, तो ये अपने पास हो गया लीटर। तो अब देखिए 25 × 20 हो गया 500, और 500 का ये 2 बार में 15/2 हो गया 7.5, तो क्या आ गया 7.5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। A cubic box with a side length of 30 cm needs to be wrapped with decorative paper made of square pieces, each with a side of 6 cm. What is the minimum number of such square pieces required to cover the entire surface of the box? तो देखिए क्यूबिक बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स मतलब कुछ इस तरीके का हो जाएगा आपके पास। अब इसको अपन को डेकोरेटिव पेपर से डेकोरेट करना है, और ये जो डेकोरेटिव पेपर है ये स्क्वायर की शेप के हैं। तो अब जैसे किस तरीके से लगेंगे, जैसे अपना ये ऊपर का एक फेस हो गया, तो इस पे कुछ इस तरीके से मैं स्क्वायर पीसेज लगाऊंगा। तो अपन से यही पूछा जा रहा है कि टोटल कितने स्क्वायर पीसेज की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो स्क्वायर पीसेज में लगाऊंगा ये इस क्यूब के 6 फेस पर लगाऊंगा। कोई भी क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस पर लगाऊंगा। और 6 फेस पे लगाने का मतलब है कि इसके पूरे टोटल सरफेस एरिया पे मैं लगाऊंगा। तो मेरे को क्या करना है, यहां पर इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बराबर करना है इन सब स्क्वायर पीसेज के एरिया के। ये स्क्वायर पीसेज कैसे, स्क्वायर की शेप के, तो इनका क्या होगा, एरिया होगा। तो यहां पर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया अपने पास होता है 6 × साइड स्क्वायर, और क्यूब की जो साइड है वो अपन को दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि टोटल n स्क्वायर पीसेज की जरूरत है, तो n × एक स्क्वायर पीस का एरिया, और स्क्वायर पीस की साइड है 6 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर क्या उसका एरिया क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 का 5 टाइम्स, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 5 × 15 मतलब 150। दैट मीन्स कि टोटल 150 स्क्वायर पीसेज की मुझे जरूरत पड़ेगी। ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर हैव इक्वल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इक्वल रेडियाई, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो देखिए बोला जा रहा है कि कोन और हेमिस्फीयर दोनों का बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया है और बराबर रेडियाई है। तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो अपने पास होता है πr_l, और हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो अपने पास होता है 2πr²। अब यहां पर दोनों की रेडियाई बराबर है, इसलिए मैंने दोनों को r लिया है। अगर रेडियाई अलग अलग होती तो फिर अपन को r1 और r2 लेना पड़ता, तभी जाके अपन उनको डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन यहां पर बराबर है इसलिए मैंने दोनों को r ले लिया। तो ये r से देखिए एक टाइम्स तो आपका r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बराबर है, तो l इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 2r। अब यहां पर अपन से इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो कौन का वॉल्यूम अपने पास होता है 1/3πr²h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अपने पास होता है 2/3πr³। तो देखिए यहां पे सबसे पहले ये 3 तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये पाई आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये r² चला जाएगा। तो यहां पर रह गया h और यहां पर रह गया 2r। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस h को r के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। जब कभी भी अपन कोन की बात करते हैं तो कोन में अपनी हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, जहां पर l² इक्वल टू होता है अपने पास h² + r²। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर मेरे को h को r के टर्म्स में लिखना है तो मैं बोल सकता हूं कि l को तो मैं 2r डाल देता हूं, तो 2r का स्क्वायर बन गया 4r², या r² को इधर लिया हूं तो -r² इक्वल टू बन गया h²। तो यहां से h इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 4r² - r², दैट इज 3r², और इसको अगर आप r² को बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा √3r। तो इस h की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, √3r। तो अब यहां पर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, तो ये आंसर आ जाएगा √3:2। ऑप्शन नंबर ए। A right circular cone is cut into 2 parts of equal height by a horizontal plane. What is the ratio of the volume of the smaller cone to the frustum? तो चलिए एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं। ये अपना हो गया एक राइट सर्कुलर कोन। अब इसको अपन इक्वल हाइट पे कट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, कुछ इस तरीके से। दैट मीन्स कि ये ऊपर वाले पार्ट की जितनी हाइट है उतनी ही नीचे वाले पार्ट की हाइट है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसको अगर मैं h मानता हूं तो ये भी अपने पास हो गई h के बराबर। अब यहां पर अपन से बोला जा रहा है कि ये जो स्मॉलर कोन है, मतलब ये ऊपर वाला कोन, और फ्रस्टम कौन सा होगा, ये नीचे वाला, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो
अगर आप कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो अपने पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं फ्रस्टम के वॉल्यूम की बात करूं तो वो अपने पास होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि दोनों की हाइट बराबर है, तो इस वजह से अपन ने दोनों को एच माना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा जब अपन रेशियो लेंगे, और ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर अपने पास क्या बच गया, तो ये बच गया स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर है इस छोटे वाले ट्राइंगल की रेडियस। छोटे वाले ट्राइंगल की रेडियस मतलब ये वाली रेडियस। और ये जो है ये फ्रस्टम की भी ऊपरी पार्ट की रेडियस है। और सेम तरीके से कैपिटल आर क्या है, तो कैपिटल आर इस फ्रस्टम की निचली पार्ट की रेडियस है। तो अब यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, इस कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा सो दैट कि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कैसे अपन लिखेंगे, तो यहां पर आप देखिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं। ये हो गया ए बी सी और डी। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपने पास है कैपिटल आर, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये है सॉरी स्मॉल, ऊपर वाला पार्ट है स्मॉल आर, नीचे वाला पार्ट है कैपिटल आर, और ये अपने पास है एच और ये भी है एच। तो ये जो ए बी है ये तो हो गई एक तरीके से ऊपर वाले कोन की हाइट, और नीचे वाला जो बी सी है ये हो गई इस फ्रस्टम की हाइट जो कि अपन को बराबर दे रखी है। अब देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये ट्राइंगल ए बी ई और ए सी डी दोनों में कॉमन है, दोनों में एंगल ए कॉमन है, और दोनों में ही एक एक एंगल 90 डिग्री है। इसमें एंगल ए बी 90 डिग्री है और इसमें एंगल ए सी डी 90 डिग्री है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए क्राइटेरिया से मतलब एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो बराबर होगा। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की जैसे मैं बात करूं तो ए बी के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो अपने पास हो जाएगी बी, मतलब अगर दूसरे वाले ट्राइंगल में अपन बात करें तो वो हो जाएगी ए सी, और सेम तरीके से बी के लिए अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड की बात करूं तो वो हो जाएगी अपने पास सी डी। अब यहां पर आप देखिए ए बी है एच और ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी है पूरा मतलब एच प्लस एच दैट इज 2h। बीई अपने पास है स्मॉल आर और सी डी है कैपिटल आर। तो यहां से आप एस से एच कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये अपने पास बन जाएगा 2r। तो यहां पे आप इस कैपिटल आर की जगह क्या कर दीजिए 2r पुट कर दीजिए, तो ये बन गया 2r का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर। तो यहां पर आप देख सकते हैं सब जगह आर स्क्वायर है अपने पास, ये बन जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 1 5r स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 7r स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर अपने आप में कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1:7 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक्सपेंड दिस, इसको एक्सपेंड करना है। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। ये क्या है अपने पास, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब अपन एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या खुलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम तरीके से आपको एक्सपेंड करना है। 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा 9x स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7, 2 इंटू 3x करेंगे तो 6x आ जाएगा, 6x इंटू 7 करेंगे तो 42x, तो माइनस 42x और 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49। ऑप्शन नंबर बी। A regular right pyramid has a square base with a side length of 12 cm. Its length height is 8 cm. What is its volume? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक रेगुलर राइट पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है। तो कुछ इस तरीके का अपना फिगर बन जाएगा। यहाँ पर जो बेस है ये स्क्वायर है और ये अपना हो गया राइट पिरामिड। अब देखिए इसकी साइड लेंथ अपन को दे रखी है, साइड की ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट दे रखी है। तो सबसे पहली बात तो स्लेंट हाइट कौन सी होती है, तो स्लेंट हाइट होती है अपने पास ये जो ट्राइंगल है इन चारों ट्राइंगल की हाइट दैट इज एल। ये जो एल आपको दिख रही है इसी को अपन बोलते हैं स्लेंट हाइट। तो फिर ये वाली जो साइड है इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं स्लेंट एज। तो स्लेंट हाइट और स्लेंट एज दोनों अलग अलग चीजें, इनमें आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपने स्लेंट एज को स्लेंट हाइट मान लिया तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। कभी कभार आपको क्वेश्चन में स्लेंट हाइट भी दिया जाता है, कभी कभार स्लेंट एज भी दिया जाता है। दोनों से ही अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहां पर अपन से वॉल्यूम पूछा जा रहा है और वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का, तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर अपन को हाइट की जरूरत है लेकिन अपन को दे क्या रखी है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट अलग है और हाइट अलग है। हाइट क्या है, तो ये जो एच आपको दिख रहा है एकदम टॉप पॉइंट से बेस के बीच का जो पार्ट, मतलब टॉप से लेके बेस का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको अपन बोलते हैं हाइट। और जब कभी भी अपन को वॉल्यूम निकालना होता है तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, तो उसमें हाइट की जरूरत पड़ती है।
तो हाइट तो अपन को दे नहीं रखी, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे अपन निकालेंगे, तो देखिए अगर मैं इस बेस से इसको ज्वाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ये हो जाएगी साइड का आधा। अगर अपने पास साइड 12 सेंटीमीटर है तो ये 12 का आधा दैट मीन 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और स्लेंट एज अपन को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो एल स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। एल अपने पास है 8 स्क्वायर, तो एच कितना हो जाएगा, तो एच इक्वल टू स्क्वायर रूट में 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 माइनस 36 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 28, दैट इज स्क्वायर रूट 28। तो जो हाइट है वो बन गई स्क्वायर रूट 28। तो यहां पर अपन को 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बेस है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया मतलब साइड स्क्वायर, साइड है 12 तो 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इंटू रूट 28। तो देखिए 3 से ये 4 बार में अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 चौको हो गया 48 और रूट 28 को मैं लिख सकता हूं 28 होता है 7 इंटू 4 मतलब 2√7। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन है उसमें कहीं भी स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरे को √7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यहां पर इनने अपन को दे भी नहीं रखी। अब ऑप्शन जो है वो थोड़े अपने दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि जो अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं 48 इंटू 2 से। तो जब कभी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस केस में आपका छोटा सा अप्रोक्सीमेशन भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर मैं √7 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी आएगी, तो इसका निकालने का जो अपने पास तरीका होता है वो क्या होता है, 7 से ऊपर में जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसको आप लीजिए। 7 से ऊपर 9 होता है और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 3। अब 9 जो है वो 7 से बड़ा है तो इसलिए माइनस साइन, कितना बड़ा है 9 7 से, 2 बड़ा है, तो 2 डिवाइड बाय इस 3 का डबल, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। तो 2/6 अगर आप करेंगे तो 1/3 मतलब 0.33, 3 माइनस 0.33 करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 2.67। तो √7 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 2.67। तो 48 इंटू 2 हो गया 96, 96 इंटू 2.67। तो अब आप यहाँ पे देखिए इसको अपन 96 को 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, और 100 माइनस 4 का मतलब बन गया 267 माइनस 4 इंटू 2.67। 4 इंटू 2.67 करेंगे, 4 का 7 बार में 28 के 8, 2 के लिए चला गया, 4 से 24 और 2 26 की 6, 2 के लिए चला गया, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये कितना आ गया, तो ये अपने पास लगभग आ गया 256 के करीब। दैट इज ऑप्शन नंबर ए बोल सकते हैं अपन। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन मेजर्स 51 3/7 डिग्री, तो ये अपने पास है 51 3/7 डिग्री। इस तरीके से ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल टू द नंबर ऑफ इट्स साइड। तो देखिए अपन को डायगोनल और साइड का रेशियो निकालना है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन में जो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है n इंटू n माइनस 3/2, और इसका अपन को रेशियो लेना है n दैट इज नंबर ऑफ साइड के साथ। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास बन गया n-3 रेशियो 2। 2 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2। लेकिन अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू कैसे निकाले, तो देखिए कोई भी रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल टू अपने पास होता है 360 डिग्री बाई n। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, और अगर n साइड है तो अपन n से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और दिस इज इक्वल टू अपन को दे रखा है 51 3/7 डिग्री। तो 51 3/7 डिग्री को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 इंटू 7, ये बन गया 7 एकम 7, 7 पंजे 35 मतलब 357, 357 प्लस 3 360, तो ये बन गया 360/7 डिग्री। तो देखिए 360 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो n इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। तो n अगर 7 है तो यहाँ पर 7 डाल दीजिए, 7 माइनस 3 4, 4 रेशियो 2 दैट इज 2 रेशियो 1। तो आंसर आ जाएगा 2 रेशियो 1, ऑप्शन नंबर सी। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है ये आपको 2 1/4 दे रखा है, मल्टीप्लाई 1.6 प्लस सेम तरीके से ये 1 1/3 दे रखा है। आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से मैंने अलग से लिख दिया, डिवाइडेड 0.4। अब देखिए यहां पर इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं अपने पास। जैसे अगर मैं चाहूं तो पहले ही मिक्स फ्रैक्शन को डिसमल में निकाल लूं, क्योंकि अपन को जो आंसर देना है वो डिसमल में ही देना है। लेकिन अगर मैं पहले डिसमल में निकाला तो उससे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो डिसमल में निकालने से अच्छा है कि मैं पहले इसको फ्रैक्शन में ही रखूं। बस ये है कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले मैं p/q की फॉर्म में चेंज कर दूं, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दूं। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, 1.6 का मतलब क्या हो गया 16/10, प्लस ये अपने पास बन गया 3 एकम 3 और 1 4/3, डिवाइडेड 0.4 का मतलब 4/10, 4/10 का मतलब अपन 2/5 भी बोल सकते हैं।
तो अब देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई, तो ये 4 का 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। 9 चौको 36, 36/10 करेंगे तो आ जाएगा 3.6 प्लस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करते हैं तो पीछे वाले नंबर का हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 5/2। 2 से ये 2 बार में 5 दूनी 10, 10/3 का मतलब हो गया 3.33। तो 3.6 प्लस 3.33, तो ये कितना आ गया आपके पास, तो ये आ गया 6.93। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, बोला जा रहा है कि ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 2/3 आवर, ये 2/3 आवर है, एंड अनदर पाइप एम्प्टी इट इन 4 आवर, इफ बोथ आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 2/3 घंटे में भर देता है, और एक पाइप बी है जो कि किसी टैंक को 4 घंटे में खाली कर देता है। तो अपन से बोला जा रहा है कि अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सो दैट कि अपन टैंक की कैपेसिटी को कुछ मान सके, और मानने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। 2/3 को अपन लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये अपने पास हो जाता है 8/3। 8/3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8। जब कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम अगर आपको लेना हो तो उस केस में अपन क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसका तो लेते हैं एलसीएम, और डेनोमिनेटर का लेते हैं अपन एचसीएफ। तो 8 और 4 का एलसीएम तो 8 आ गया, और यहां पर नीचे में 1 है, तो 1 और 3 का जब आप एचसीएफ लेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो ये क्या बन गया, 8/1, जिसको मैं 8 लिख सकता हूं। अब मैंने मान लिया कि जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है वो है 8 लीटर। अगर ए पाइप उसको 8/3 घंटे में भरता है तो हर घंटे कितना पानी डालेगा, 8/8/3, दैट इज इक्वल टू 3 लीटर। तो ये हो गई ए पाइप की कैपेसिटी। सेम तरीके से बी पाइप अगर 4 घंटे में खाली करता है तो हर घंटे कितना खाली करेगा, 8/4 मतलब 2 लीटर। और ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए मैं इसने माइनस साइन लगा दिया, सो दैट कि मुझे ध्यान रहे कि ये बी पाइप जो है वो खाली करने का काम करता है। अब देखिए जब अपन इन दोनों को साथ में खोलेंगे तो ए पाइप 3 लीटर पानी डालेगा और बी पाइप 2 लीटर निकालेगा। तो 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, 3 - 2 1 लीटर, मतलब हर घंटे 1 लीटर पानी जा रहा है, और जो टोटल टैंक है वो 8 लीटर का है। तो कितना टाइम लगेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 8/1 दैट इज इक्वल टू 8। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 8 घंटे में पूरा टैंक भर दिया जाएगा। X and Y started a business investing ₹60,000 and ₹90,000 respectively. After 5 months, X withdrew half his capital and Y added 30,000 more. If the total profit at the year end is ₹49,500, find X share. तो देखिए दो लोग हैं X और Y। X जो है वो 60,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और Y जो है वो 90,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। फिर बोला जा रहा है कि 5 महीने के बाद X ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली और Y ने 30,000 रुपए और जोड़ दिए। अगर 1 साल के बाद इन दोनों का प्रॉफिट 49,500 है तो इसमें एक्स का शेयर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है। तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना पड़ेगा, और ये जो अपन लेंगे ये 1 साल के लिए लेंगे, क्योंकि जो अपन प्रॉफिट बता रहे हैं वो 1 साल के बाद का बता रहे हैं। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो भी 1 साल का होगा। 1 साल मतलब 12 महीने। अब देखिए सबसे पहले तो एक्स ने 60,000 रुपए से स्टार्टिंग करी, और ये 60,000 रुपए इसने शुरुआती 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, क्योंकि 5 महीने के बाद इसने अपनी कैपिटल को आधा निकाल लिया, मतलब 60,000 की जगह अब ये 30,000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहा है। और कितने टाइम के लिए, तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने में से 5 महीने तो हो चुके हैं, तो अब कितना टाइम रह गया, 7 महीने रह गए, मतलब 30,000 रुपए इसने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। सेम तरीके से वाई ने स्टार्टिंग 90,000 से करी, और इसने भी शुरुआती 5 महीने तक तो 90,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए, लेकिन 5 महीने के बाद इसने अपनी कैपिटल में 30,000 रुपए और जोड़ दिए, मतलब 90,000 की जगह अब इसकी जो कैपिटल है वो हो गई 1,20,000। और ये 1,20,000 कितने टाइम के लिए, तो लास्ट के 7 मंथ्स के लिए। तो यहां पर अपन को क्या करना है, इन दोनों का लेना है रेशियो। तो चलिए इनका रेशियो ले लीजिए, ये 4 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर 3 से आप काट दीजिए, ये 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, और 3 से 4 बार में। और तो डायरेक्ट कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 दूनी 10 और 7 17, ये 5 थी 15, 7 चौको 28, 28 और 15 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 43। तो रेशियो बन गया 17:43। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इनका प्रॉफिट होगा वो भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 17 + 43 दैट इज 60 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 49,500, और यहां पर अपन से एक्स का शेयर पूछ रहा है जो कि है 17 यूनिट। तो ये 1 0 अपना कैंसिल आउट हो गया। 6 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, तो देखिए 6 का 8 बार में 48, फिर 2 बार में 12, और 30 का मतलब 5 बार में 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 825। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 पंजे 85 की 5, 8 के लिए चला गया, 17 दूनी 34 और 8 42 की 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं केवल ऑप्शन नंबर डी ही है जिसमें 25 आ रहा है एंड में, तो यही अपना आंसर बन जाएगा।
लेकिन पूरा भी निकालना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, निकाला जा सकता है। 17 का 8 बार में 136, 136 प्लस 4 करेंगे तो 140। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सर्कुलर गार्डन हैज रेडियस 10 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो देखिए एक बहुत ही आसान सा सवाल है, यहां पर अपन को इस सर्कुलर गार्डन का एरिया बताना है। सर्कुलर गार्डन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई को यहां पर आप ले लीजिए 3.14। 3.14 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो रेडियस है वो 10 है, तो जब मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो वो 100 आएगा। तो जो अपनी कैलकुलेशन है वो बहुत आसान बन जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 314। अगर यहां पर मैं पाई को 22/7 लेता तो फिर 100 जो है वो 7 से कैंसिल आउट होता नहीं, फिर बाद में अपन को फालतू में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ता। इससे अच्छा डायरेक्ट पाई को अपन क्या ले लेंगे, 3.14 ले लेंगे, तो कैलकुलेशन कुछ रहेगी ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। Out of her total monthly income, a woman spends 60% on household expenses and 15% on saving. The remaining is spent on other item. What percentage of her income is spent on these other item? तो देखिए बोला जा रहा है कि जो उसकी टोटल मंथली इनकम है उसमें से 60% हाउस होल्ड एक्सपेंसेज पे खर्च होता है और 15% सेविंग पर खर्च होता है, मतलब 15% सेव किए जाते हैं और बाकी जो बच जाता है वो किसी अदर आइटम पर खर्च किया जाता है। तो अदर आइटम पर कितना खर्च किया जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं 60 + 15 75, जो अपन टोटल इनकम है उसको मान के चलते हैं 100%। तो इसमें से 60% हाउस होल्ड पर गया, 15% सेविंग पर गया, तो 60 और 15 75, तो 100 - 75 मतलब कितना रह गया, 25%। तो यही अपन से पूछा जा रहा है कि जो उसके अदर आइटम है उस पर इनकम का कितना परसेंट खर्च होता है, तो कितना परसेंट खर्च हो रहा है, 25%। ऑप्शन नंबर बी। A circular sheet of radius 10 cm is cut to form a sector of 120 degree. What is the length of the arc of this sector? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर शीट है, इसमें कुछ इस तरीके से अपन सेक्टर बना रहे हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि जो इसकी आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ मतलब ये वाली लेंथ क्या होगी। तो देखिए इसको निकालने का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, θ/360 × 2πr। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अलग होता है और लेंथ ऑफ आर्क अलग होता है। अगर आपसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा जाता है तो फिर उसमें लेंथ ऑफ आर्क के साथ ये दो रेडियस भी आपके पास इंक्लूड होती है, ये वाली और ये वाली। लेकिन यहां पे अपन से पेरीमीटर नहीं पूछ रहा, केवल लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, तो उसके लिए केवल अपन θ/360 × 2πr करेंगे, इसमें इन दोनों रेडियस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर थीटा कितना है, तो थीटा अपन को दे रखा है 120 डिग्री। ये वाला जो एंगल होता है इसको अपन बोलते हैं थीटा। तो ये अपन को दे रखा है 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। पाई को आप 22/7 ही ले लीजिए और रेडियस अपन को दे रखी है यहां पे 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 120 का 3 बार में, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, 22 दूनी 44, 44 × 10 440 डिवाइड बाय 7 × 3 21, 440/21। ऑप्शन नंबर सी। इफ x/y = 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पर आप देखिए अपन को वैल्यू निकालनी है 2x + 5y डिवाइड बाय 3x + 7y की। अब जब कभी भी ऊपर नीचे डिग्री बराबर हो, ऊपर नीचे डिग्री बराबर होने का मतलब है कि अगर सब जगह ऊपर में भी डिग्री 1 है और नीचे में भी सब जगह डिग्री 1 है, तो फिर उस केस में अपन डायरेक्ट x की वैल्यू को 3 और y की वैल्यू को 2 पुट कर सकते हैं। ऐसा तभी कर सकते हैं जब ऊपर नीचे डिग्री बराबर हो। अगर यहां पर जैसे 2x + 5y + 2 होता और डिवाइड बाय नीचे में होता 3x + 7/2, कुछ इस तरीके से होता +2, तो इस केस में अपन डायरेक्टली x को 3 और y को 2 पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पर ऊपर नीचे डिग्री बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन इसकी जो डिग्री है ये 0 है। कांस्टेंट जो होता है उसकी डिग्री 0 मानी जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिग्री बराबर नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी आप कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट x को 3 पुट कर दीजिए, 2 × 3, और y को 2 पुट कर दीजिए, डिवाइड बाय 3 × 3 + 7 × 2। तो यहां पर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16, 3 3 9, 7 दूनी 14, 14 + 9 हो जाएगा 23, 14 + 9 23, हाँ, तो 16/23। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि 100 पेन खरीदता है और एक पेन की कीमत है 10 रुपए। देन ही सोल्ड 60 पेन एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 10% लॉस। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो देखिए यहां पे अपन सबसे पहले तो जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, टोटल 100 पेन है, एक पेन की कीमत है 10 रुपए, तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस बना वो बना 100 × 10, दैट इज 1000 रुपीज, मतलब उसने 1000 रुपए खर्च किए। अब जब सारे पेन को वो बेच रहा है तो उसको टोटल कितना पैसा मिल रहा है, तो 60 पेन को तो वो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए,
इस पर अगर आप 20% का प्रॉफिट निकालेंगे तो 10 का 20% हो जाएगा 2 रुपए, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 10 + 2 12 रुपए में वो बेच रहा है। और कितने पेन को? 60 पेन को। तो 60 पेन पे जो अपन को मिलेगा वो मिलेगा 60 × 12। फिर बाकी के जो पेन है उनको 10% के नुकसान पर बेच रहा है। तो देखिए 100 में से 60 पेन तो बेच दिया, अब कितने पेन बच गए? 40 पेन बच गए। और इन पेन को 10% के नुकसान पे 10 का 10% हो जाएगा 1, मतलब 1 रुपए का नुकसान है। तो मैं कितने में बेचाऊंगा? 10 - 1 मतलब 9 रुपए में। तो हर पेन की कीमत 9 रुपए, तो 40 पेन की कीमत क्या हो जाएगी? 40 × 9। तो जो टोटल मेरे को सेलिंग प्राइस मिलेगा वो कितना मिल रहा है? 12 का 6 बार में 72, 9 का 4 बार में 36। तो ये हो गया आपके पास 1080 रुपए। दैट मीन्स कि 1000 रुपए की चीज को मैंने 1080 रुपए में बेचा है, तो कितने रुपए का फायदा है? तो मैं बोल सकता हूं 80 रुपए का फायदा है। कितने पे? 1000 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया? 8% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। सिंप्लीफाई। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए एक आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है उसको अपन लिख सकते हैं 7 की पावर हाफ, इसकी होल पावर है 6। फिर सेम तरीके से इस स्क्वायर रूट को भी मैं पावर में हाफ लिख सकता हूं और उसकी होल पावर 2। तो अपन जानते हैं कि जब कभी भी a की पावर m की होल पावर n हो तो उस केस में a की पावर mn बन जाती है, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब आप पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास 7 का क्यूब डिवाइडेड 7 का स्क्वायर। तो यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 7 × 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 7 स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया 7, दैट इज 7 की पावर 1। तो यहां पर क्या है? दिस इज इक्वल टू है 7 की पावर n। तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सिंप्लीफाई का मतलब है कि n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। उसने क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ कर दी, सिंप्लीफाई नहीं लिख के उसको लिखना चाहिए था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, लेकिन सिंप्लीफाई लिखा है। बट आपको समझना क्या है कि n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है जो कि क्या है? 1 के बराबर। The difference between 40% of a number and 25% of the same number is 75. What is 30% of the number? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक नंबर के 40% और 25% का जो डिफरेंस है वो 75 है। तो जैसे अगर मैं नंबर को 100% मान लूं तो इसका 40% हो जाएगा 40% और इसका 25% हो जाएगा 25%, और इनका जो डिफरेंस है ये मेरे को दे दिया 75, और मुझसे उस नंबर का 30% पूछ रहा है। 100 का 30% अगर आप निकालेंगे तो वो 30% ही रहेगा। दैट मीन्स कि मुझसे 30% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 40% माइनस 25% हो गया 15%। 15% की वैल्यू आपको दे दी 75। 30 होता है 15 का डबल, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा? डबल कर दूंगा। तो 75 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो 30% हो गया 150। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत ही आसान सवाल है। 121 होता है अपने पास 11 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 159 होता है 13 का स्क्वायर। तो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। 185 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो यही आंसर हो जाएगा। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ए कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कोड। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी, इसमें अपन एक कोड बना रहे हैं 16 सेंटीमीटर की। ये हो गया अपना सेंटर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो जब कभी भी सेंटर से कोड का डिस्टेंस पूछा जाए तो उस केस में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर एक थ्योरम होती है अपने पास कि जब कभी भी अपन सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर ये पूरा 16 है तो ये भी 8 होगा और ये भी आपके पास 8 होगा, और जो अपने पास रेडियस है वो 10 है। तो मैं बोल सकता हूं कि 6, 8, 10 ट्रिपलेट होती है, तो ये जो है ये हो जाएगी अपने पास 6 के बराबर। दैट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर है, मतलब जो सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। A box contain red and black marble in the ratio 3:5. If there are 40 more black marble than red, how many marble are there in total? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक बॉक्स में रेड और ब्लैक मार्बल है और इनका रेशियो अपन को दे रखा है 3:5। फिर बोला जा रहा है कि जो ब्लैक मार्बल है वो रेड से 40 जाता है। दैट मीन्स कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया? 40 के बराबर। तो 5 और 3 का डिफरेंस देखेंगे 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 40, और अपन से पूछ रहा है कि टोटल मार्बल कितनी है। तो टोटल कितनी मार्बल है? 3 + 5 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो 2 का 4 बार में होता है 8, तो यहां पर भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 × 4 हो जाएगा 160। दैट मीन्स कि टोटल 160 मार्बल है। ऑप्शन नंबर बी। ए ट्रेपेजियम हैज हाइट 10 सेंटीमीटर एंड एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन पैरेलल साइड इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द अदर साइड? तो देखिए यहां पर ट्रेपेजियम की बात की जा रही है। ये अपना बन गया ट्रेपेजियम।
ये ऊपर नीचे की अपनी होती है पैरेलल साइड। अब इसमें अगर एक पैरेलल साइड 12 है, अब वो कोई सी भी हो सकती है, छोटी या बड़ी, वो तो अभी मुझे नहीं पता, तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन देख के हो सकता है छोटी हो या बड़ी, क्योंकि एक ऑप्शन छोटा भी है और बाकी ऑप्शन बड़े भी है। तो चलिए अपन छोटी वाली मान लेते हैं, मान लेता हूँ ये छोटी वाली जो साइड है ये 12 सेंटीमीटर है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ये जो दूसरी साइड है ये कितनी होगी, और यहाँ पर अपन को एरिया दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो देखिए ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो एरिया इक्वल टू होता है अपने पास, जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया होता है अपने पास हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसको अपन ए और बी बोल देते हैं। मतलब ये ऊपर वाली को ए और नीचे वाली को बी। तो यहां पर एरिया मेरे को दे रखा है 180 इक्वल टू हाफ इंटू हाइट मेरे को दे रखी है 10, ए को मैं मान लेता हूं 12 और बी मुझसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर ये 2 से 5 बार में और ये 5 से 36 बार में, तो बी इक्वल टू क्या आ गया 36 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 24। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। A rectangle of side 8 by 6 cm and a rhombus side 8 cm acute angle 60 degree are joined along 1 8 cm side. What is the ratio of their area? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड अपन को दे रखी है 8 बाई 6 सेंटीमीटर, और इसकी 8 सेंटीमीटर वाली साइड पर अपन एक रोम्बस को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से वो ज्वाइन हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, तो ये चारों साइड हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्यूट एंगल 60 डिग्री है। एक्यूट एंगल 60 डिग्री कहने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये आपको दे दिया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अपन को इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। रेक्टेंगल का एरिया तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हो जाएगा 8 इंटू 6। अब रोम्बस का एरिया कैसे निकालूं? अगर ये स्क्वायर होता जब तो अपन डायरेक्ट साइड का स्क्वायर कर देते तो आंसर आ जाता, लेकिन रोम्बस का एरिया ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकाला जा सकता, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस रोम्बस को आप एज ए पैरेललोग्राम भी ट्रीट कर सकते हैं। बस यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या होता है कि केवल आमने सामने वाली जो साइड है वो बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर चारों साइड बराबर है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है ए बी इंटू साइन थीटा, जहां पर ए और बी एडजेसेंट साइड है और थीटा होता है उन दोनों साइड के बीच का एंगल। अब यहाँ पर ए और बी बराबर है, लेकिन इससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया वही रहेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ए बी साइन थीटा, जहां पर ए और बी दोनों 8 है, तो 8 इंटू 8 और उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। तो देखिए ये एक 8 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, और साइन 60 अपने पास होता है √3/2, तो ये 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और ये √3 से √3 बार में। तो रेशियो आ गया अपने पास √3:2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ए रेगुलर पॉलीगन हैज इंटीरियर एंगल 160 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज इट है? तो यहाँ पर अपन को एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल दे रखा है और साइड पूछ रहा है। तो इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है 180 इंटू n-2/n। 180 इंटू n-2 ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, और अगर अपन उसको n से डिवाइड कर देंगे तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू अपन को दे रखा है 160 डिग्री। तो यहाँ से अपन को n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 20 से 9 बार में और ये 20 से 8 बार में। तो यहाँ पर अगर आप 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n माइनस 9 दूनी 18, और ये n उधर चला जाएगा तो ये बन गया 8n। तो ये 8n को इधर लिया था और माइनस 18 को इधर लिया था, तो 8n इधर आएगा तो 9n माइनस 8n हो गया n, और ये बन गया 18। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 18। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द रिजल्ट इज 272, व्हाट इज द नंबर? तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर एक नंबर में से उसके स्क्वायर रूट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट है वो 272 आता है। जैसे मैंने नंबर को n मान लिया तो n माइनस स्क्वायर रूट n ये अपन को बोला गया है 272 के बराबर, और अपन से नंबर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन ही मैंने डाला 289, तो अगर n की वैल्यू 289 डाल सकते हैं तो ये बन गया 289 माइनस स्क्वायर रूट 289, और रूट 289 जो है ये अपने पास होता है 17 के बराबर, तो ये अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 272। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से 289 जो है वो सेटिस्फाई कर गया, तो यही मेरा आंसर बन जाएगा। अब बाकी किसी और को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। A vendor mixes 2 rice type costing ₹30 per kg and ₹50 per kg in the ratio 3:2, but he mistakenly sells it at a loss of 10%. What is the selling price per kg? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक वेंडर है जो कि 2 तरह के राइस को मिक्स कर रहा है, एक की कीमत है 30 पर kg और एक की कीमत है 50 पर kg, और इनको 3:2 में मिक्स किया जा रहा है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि पहला वाला राइस जो है वो 3 किलो है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 2 किलो, क्योंकि जो रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए, रेशियो मेंटेन है 3:2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने गलती से 10% का नुकसान कमाया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा?
तो अब सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो मिक्सचर है उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 किलो चावल की जो कीमत है वो 30 रुपए पर किलो है और टोटल 3 किलो चावल है, तो टोटल हो जाएगा 3 × 30। फिर सेम तरीके से 1 किलो की कीमत 50 रुपए पर किलो है और टोटल 2 किलो चावल है, तो टोटल हो जाएगा 2 × 50। तो अब देख सकते हो ये जो ऊपर टोटल आया ये कितने किलो का आया, 3 + 2 5 किलो का। तो 1 किलो की कितनी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तो डिवाइड बाय 5। तो 5 से 6 बार में, 5 से 10 बार में, 6 × 18 + 20 38, तो 38 रुपए पर किलो ये अपना बन गया मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। अब बोला जा रहा है कि 10% का नुकसान है, तो कॉस्ट प्राइस को अपन 100% मानते हैं, उस पर 10% का अगर आप नुकसान करेंगे तो कितना आ जाएगा 90%। दैट मीन्स कि 100% की वैल्यू अपन को दे रखी है 38 और यहाँ पर अपन को क्या करना है 90% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए आप सीधा सीधा कर दीजिए, डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे 1 0 में उधर कर देता हूँ, ये 10 से 10 टाइम्स और ये 10 से 3.8 टाइम्स है ना। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू अगर 3.8 आ गई तो यहाँ पर आप दोनों साइड क्या कीजिए 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 का 8 बार में 72 की 2 7 कैरी चला गया, 9 × 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 34.2 इतने रुपए में मैंने बेचा। ऑप्शन नंबर डी। An art dealer sells a painting for rupees 6,600, making a profit of 10% after paying rupees 600 in restoration charges. What was the original purchase price? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आर्ट डीलर है जो कि किसी पेंटिंग को 6,600 रुपए में बेच रहा है। इस पर उसको 10% का प्रॉफिट है, लेकिन 600 रुपए मरम्मत के कार्य में खर्च करने के बाद, मतलब 600 रुपए उसने और अपनी जेब से लगाए। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल परचेज प्राइस क्या होगा। जैसे अगर अपन ओरिजिनल परचेज प्राइस को x मान ले, तो x रुपए में इसने खरीदा, फिर इस पर 600 रुपए का और खर्चा उसने लगाया, तो जो उसको टोटल खर्चा आया वो कितना आया, वो आया x + 600। तो ये अपनी बन जाएगी टोटल कॉस्ट प्राइस। और जो प्रॉफिट होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है, तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जैसे इस पूरे को अगर मैं 100% मान लूं, तो 10% के प्रॉफिट के बाद जो अपना सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 110%। तो इसका 110% ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये अपन को दे रखा है 6,600 के बराबर। तो यहां से आप देखिए 110 से सीधा ये 60 टाइम्स, तो x + 600 आपके पास आ गया, ये 100 को उधर ले जाइए तो बन जाएगा 6000। तो यहाँ पर x कितना आ गया, ये आ गया 5400, और x ही अपन ने ओरिजिनल परचेज प्राइस माना था, जो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोबाइल फोन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 12,600 आफ्टर अलाउइंग ए 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, इफ द प्रॉफिट वाज 20%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक मोबाइल फोन को अपन 12,600 रुपए में बेच रहे हैं मार्केट प्राइस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद, और जो प्रॉफिट है वो 20% है। अपन से कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस मेरे को दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को दे रखा है, और मेरे से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो फिर डिस्काउंट की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ पर डिस्काउंट का कोई रोल ही नहीं है, डायरेक्ट अपन कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस को अपन क्या करते हैं, हमेशा 100% मानते हैं। इस पर 20% का प्रॉफिट है, तो 100% पर आप 20% का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, मिला के बन जाएगा 120%। दैट मीन्स की जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगी 120%, और 120% की वैल्यू आपको दे दी 12,600 रुपए, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये 1 0 अपना कैंसिल आउट हो गया। 12 से अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए 12 एकम 12 0 और 12 का 5 बार में, तो 1% की वैल्यू आ गई 105। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × 105, दैट इज 10,500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। A trader purchases 100 smartphone at rupees 12,000 each. He spent rupees 30,000 on transportation and rupees 20,000 on advertising. 10 phones are damaged in transit and sold at 50% loss. The remaining are sold at a 25% profit. What was his net profit or loss? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक ट्रेडर है जो कि 100 स्मार्टफोन को खरीद रहा है, और एक स्मार्टफोन की जो कीमत है वो है 12,000 रुपये। तो ये अपन को दे रखी है स्मार्टफोन की कॉस्ट प्राइस। फिर इसके बाद 30,000 रुपये वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहा है, और 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग में खर्च कर रहा है। इसके बाद बोला गया है कि ट्रांजिट के दौरान 10 फोन डैमेज हो गए, जिसको उसने 50% के लॉस पर बेचा, और बाकी फोन को 25% के प्रॉफिट पर बेचा। तो जो उसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट या लॉस है वो कितना है, और वो अपन को काय में देना है, रुपीज में बताना है। मतलब परसेंटेज में नहीं देना, रुपीज में आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो अपन को लॉस है 50% का, ये अपन किस पर कैलकुलेट करेंगे, तो ये अपन कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक फोन की जो कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपए, उस पर कैलकुलेट करेंगे। सेम तरीके से ये जो 25% का प्रॉफिट है, ये भी अपन किस पर कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी अपन 12,000 रुपए पर ही कैलकुलेट करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था
जो 600 रुपए अपने रेस्टोरेशन चार्जेज है उनको अपन ने ओवरऑल कॉस्ट प्राइस का हिस्सा माना था, और जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो उस पर भी कैलकुलेट किया था, क्योंकि वहां पर लिख के दिया गया था कि जो प्रॉफिट है वो आफ्टर पेइंग फॉर रेस्टोरेशन चार्जेस है। इस वजह से वहां पर अपन ने रेस्टोरेशन चार्जेस को ओवरऑल कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड किया था। लेकिन यहाँ पर जो है इसने ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया, तो ये जो लॉस है ये अपन जो फोन की कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपए उसी पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फोन की कॉस्ट प्राइस तो अपन को दे रखी है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, जो पूरा खर्चा पड़ेगा ट्रेडर को, वो कितना पड़ेगा वो अपन निकाल लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे पहले तो 100 स्मार्टफोन है, एक स्मार्टफोन की कीमत 12,000, तो ये हो गया 100 इंटू 12,000। इसके अलावा 30,000 रुपये उसने ट्रांसपोर्टेशन के खर्च किए, तो ये भी एक तरीके से उसका खर्चा है। और फिर इसके अलावा 20,000 रुपये उसने एडवर्टाइजिंग में खर्च किए, तो ये भी उसका खर्चा है। तो देखिए यहाँ पर मिला के कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 12 लाख, 12 लाख और ये 30 और 20 हो गया 50,000, तो 12,50,000, दैट मीन्स 12,50,000 रुपीज। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है ट्रेडर को वो पड़ रहा है 12,50,000 रुपीज। अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस है वो निकालना पड़ेगा। तो टोटल एसपी अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 10 फोन को उसने 50% के लॉस पर बेचा, और ये जो लॉस कैलकुलेट होगा ये किस पर होगा, 12,000 पर। तो 12,000 का अगर आप 50% निकालेंगे तो 50% का मतलब आधा, तो 12,000 का आधा करेंगे तो 6,000, दैट मीन्स कि 6,000 रुपये का नुकसान है। तो कितने रुपए में मैंने बेचा, 6,000 रुपये में। 12,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 6,000, तो 6,000 रुपये में मैंने बेचा। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, वो आ गया 6,000 रुपये। फिर इसके अलावा जो 90 फोन रह गए, क्योंकि टोटल 100 फोन है जिसमें से 10 निकल गए, तो अब कितने बच गए, 90। तो इन 90 फोन पर 25% का प्रॉफिट है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो जो अपना ओवरऑल सेलिंग प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस का 5/4। कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपये, और इसका अपन को कैलकुलेट करना है 5/4। तो ये 4 से 3 बार में, तो 3 इंटू 5 15, मतलब 15,000 रुपये। तो एक फोन का जो सेलिंग प्राइस बना वो 15,000 बना, तो 90 इंटू 15,000। तो देखिए यहाँ पर ये अपने पास हो गया 60,000 प्लस 15 इंटू 9 135, और उस पर ये 4 जीरो। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 जीरो आ गए आपके पास, फिर 5 और 6 11 की एक कैरी चला गया, 13 और 1 14, तो ये आ गया 14,10,000। दैट मीन्स की 12,50,000 के फोन को मैंने 14,10,000 में बेचा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट है, तो डायरेक्ट अपन से प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 14,10,000 में से अगर आप 12,50,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखिए ये 4 जीरो, और यहाँ पर बोल सकते हैं आप कितना 141 माइनस 125, दैट इज कितना 60। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1,60,000, ऑप्शन नंबर ए। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक आसान सा सवाल है, √8 अपने पास होता है 2√2, और √32 कितना होता है, 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, जिसको मैं 16 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। 16 तो बन गया 4, और एक रह गया √2। तो अब यहाँ पर ये 2 इंटू 4 8, और √2 इंटू √2 हो गया 2, तो 8 इंटू 2 16। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। The volume of a prism is 960 cubic centimeter. If its base area is 80 centimeter square, by what percentage should the height be increased to make the volume 1200 cubic centimeter? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक प्रिज्म का वॉल्यूम 960 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका बेस एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट को कितना % बढ़ाया जाए सो दैट की जो वॉल्यूम है वो 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। अब यहाँ पर कहीं भी अपन को बेस के बारे में नहीं बताया गया कि बेस कौन सी शेप का है। बेस ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे अपने आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर बेस का एरिया अपन को डायरेक्ट दे दिया गया। अगर साइड अपन को दी जाती तो फिर जो बेस की शेप है वो बतानी पड़ती, लेकिन डायरेक्ट अपन को अगर एरिया दे दिया तो फिर बेस से अपन को कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम जो होता है प्रिज्म का वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो अपना एरिया ऑफ बेस रहेगा वो बराबर रहेगा, भले ही मैं हाइट को छोटा करूं बड़ा करूं, एरिया ऑफ बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ये जो एरिया ऑफ बेस है ये आपके पास कांस्टेंट हो गया। अगर ये आपके पास कांस्टेंट हो गया तो जो आपका वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली हाइट पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं पहले और बाद में, तो V1 रेशियो V2 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास H1 रेशियो H2, क्योंकि एरिया ऑफ बेस दोनों में बराबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जितना हाइट का रेशियो होगा उतना ही वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो यहाँ पर अपन को हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन वॉल्यूम से भी काम कर सकते हैं। वॉल्यूम का रेशियो कितना है,
तो 960 रेशो 1200, तो यही आपके पास हाइट का रेशो बन जाएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको आप 8 से काट सकते हैं, एक जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दीजिए। 12 से काट देते हैं, 12 का 8 बार में छेद में, 12 का 10 बार में, ये 2 का 4 बार में और 2 का 5 बार में। तो हाइट का जो रेशो वो आएगा 4:5। दैट मीन्स कि पहले अगर हाइट 4 सेंटीमीटर थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर का इंक्रीज है, तो 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज है कितने पे, 4 पर। तो यही अपना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25%। इसका मतलब 25% का इंक्रीज आया हाइट में, ऑप्शन नंबर बी। A container holds 120 liter of a solution containing milk and water in the ratio 3:2. If 24 liter of this solution are taken out and replaced with pure milk, what will be the new ratio of milk to water? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक कंटेनर में 120 लीटर सॉल्यूशन है जो कि बना हुआ है मिल्क और वाटर से 3:2 में। अब इसमें से अपन 24 लीटर का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और उसकी जगह उतनी ही क्वांटिटी का प्योर मिल्क मिला रहे हैं। तो अपन से पूछा जा रहा है कि नया रेशियो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो 24 लीटर का सॉल्यूशन निकलेगा ये उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में वो इनिशियली था, दैट मीन्स कि 3:2 में। तो अगर सबसे पहले मैं 120 में से 24 लीटर घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 120 में से मैंने 24 लीटर निकाल दिया तो ये मेरे पास रह गया 96 लीटर। अब ये जो 96 लीटर का सॉल्यूशन रहेगा ये भी 3:2 में ही रहेगा। तो इसमें अगर आप 3:2 में कैलकुलेट इसको करते हैं तो कितना आता है, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू अपन को दे दी 96, और यहाँ से अपन को 3 और 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 3 यूनिट की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 5 से ये एक बार में, फिर कितना बन गया ये 46, 46 का मतलब 9 बार में 45 और 2, तो 19.2। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई, 3 दूनी 6, 19 3 57, दैट इज 57.6। इसका मतलब 57.6 तो अपने पास मिल्क है और 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 38.4, तो 38.4 जो है वो अपने पास वाटर है। अब इसमें मैं इतने ही लीटर का मिल्क मिला रहा हूँ, दैट इज कितना 24 लीटर, तो 24 लीटर मैंने मिल्क मिलाया। तो जब आप इसमें मिल्क मिलाएंगे 7 और 4 11 की एक कैरी चला गया, 6 और 2 8, तो जो टोटल मिल्क है वो बन गया 81.6, लेकिन जो अपना वाटर है वो उतना ही रहेगा, दैट इज 38.4। तो यहाँ पर अब अपन को क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए ये डिस्मल अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्मल हटा दीजिए। अब इसके बाद जो भी ये कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सबसे पहले तो 3 से जा रहा है, 3 से काट देते हैं। तो देखिए 3 से ये 9 से चला जाएगा, एक बार देख लेते हैं, नहीं 9 से तो नहीं जाएगा, 3 से ही जाएगा पहले। तो 3 से देखिए ये 27 बार में और ये 2 बार में, और फिर 3 से ये 1 बार में, 2 बार में और 8 बार में 24, 272 128। तो ये फिर से कितने से जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये लगभग अपना या तो शायद 17:8 आना चाहिए, क्योंकि ये कितने से जा सकता है आपके हिसाब से। तो देखिए 16 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 128, 16 का 8 बार में चला जाएगा और 16 से ये चला जाएगा मेरे हिसाब से। तो 16 एकम 16, 27 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, 11 का मतलब 112, तो 16 का 7 बार में, तो ये आ गया 17:8, ऑप्शन नंबर ए। The line 2x minus 3y equal to 6 and kx plus y equal to 4 are perpendicular. What is the value of k? देखिए अगर दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उस केस में उन दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल टू होता है अपने पास -1। तो सबसे पहले आप इन दोनों का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के लिए इनको स्लोप फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्लोप फॉर्म अपने पास होती है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर अगर 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 को मैं स्लोप फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये -3y को मतलब इसको इससे लिख सकता हूँ 3y इक्वल टू 2x माइनस 6 और y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2/3x माइनस 6/3। तो यहाँ से m कितना आ गया 2/3, मतलब पहली वाली का स्लोप हो गया 2/3। फिर दूसरी वाली को अगर मैं स्लोप फॉर्म में लिखूं तो ये अपने पास बन जाएगा y इक्वल टू माइनस kx प्लस 4। तो यहाँ पर m कितना आ गया -k एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट -1। तो देखिए माइनस कैंसिल आउट हो गया, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो k की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन गड़बड़ है, k इक्वल टू 3/2 ही आना चाहिए, ये गलती से इन्हें 2/3 दे दिया। तो हो सकता है कि ये इक्वेशन बोनस होगा, आंसर आना चाहिए 3/2। इफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर लाइन की इक्वेशन ये है तो लाइन का स्लोप क्या होगा। तो अभी अपन ने देखा था कि सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, स्लोप फॉर्म में लिख लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको अगर आप स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये 2x को उधर डाल देते हैं, तो 3y इक्वल टू बन गया -2x प्लस 6, और फिर ये 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो y इक्वल टू -2/3x प्लस 6/3। तो यहाँ पर m कितना आ जाएगा आपके पास, x का कोएफिशिएंट दैट इज -2/3, ऑप्शन नंबर ए।
इफ वन एंगल इज ट्वाइस द अदर एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द एंगल। देखिए जब कभी भी दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उस केस में उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। और बोला जा रहा है कि अगर एक एंगल दूसरे का डबल है, जैसे अगर एक एंगल को मैं थीटा मान लूं तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 थीटा, और ये दोनों अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से अपन को एंगल्स बताना है, तो थीटा इक्वल टू 3 थीटा इक्वल टू 90 मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक 30 आएगा और एक उसका डबल मतलब 60 डिग्री। इफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट व्हाट इज द एंगल। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट के डबल से 10 डिग्री ज्यादा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि दोनों एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब जैसे अगर एक एंगल को अल्फा मानते हैं तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब बोला जा रहा है कि जो अल्फा है ये इसके कॉम्प्लीमेंट के डबल से 10 डिग्री ज्यादा है, मतलब यहाँ पर मेरे को 10 डिग्री जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, तो अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 10, तो ये 2 अल्फा उधर गया तो 3 अल्फा हो जाएगा, 180 प्लस 10 हो गया 190। तो अल्फा इक्वल टू 190 बाई 3 दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3 का 6 बार में 18, 10 का मतलब 3 बार में 9, तो 63.33। ऑप्शन नंबर सी। इफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट व्हाट इज द एंगल। तो फिर से अगर एक एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो अगर एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट का 3 गुना है मतलब अल्फा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 90 माइनस अल्फा है, तो अल्फा अपन से पूछा जा रहा है, तो अल्फा इक्वल टू कितना जाएगा 270 माइनस 3 अल्फा, 3 अल्फा उधर जाएगा तो 4 अल्फा, 4 अल्फा इक्वल टू 270, तो अल्फा इक्वल टू बन गया 270 बाई 4। तो कैंसिल कर लीजिए, 4 का 6 बार में 24, 30 का मतलब 4 का 7 बार में 28, तो 67.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। If the radius of a right circular cylinder is increased by 10% while its height remains constant, what is the percentage increase in its volume? तो देखिए बोला जा रहा है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी रेडियस 10% बढ़ी लेकिन हाइट बराबर रही, हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इंक्रीज में वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। तो सबसे पहली बात तो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम में हाइट तो एक बार आती है लेकिन रेडियस 2 बार आती है। अगर हाइट अपने पास कांस्टेंट है तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि जितना परसेंट अपन रेडियस बढ़ाएंगे उतना ही परसेंट अपना वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर रेडियस 2 बार आ रही है तो एक तरीके से मेरे को 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सक्सेसिव इंक्रीज करने का जो फॉर्मूला अपन के पास होता है वो क्या होता है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। और यहाँ पर x1 और x2 दोनों बराबर है क्योंकि दोनों ही रेडियस है और दोनों को अपन ने कितना बढ़ाया 10%, तो प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100। तो ये आ गया आपके पास 100 बाई 100 मतलब 1, तो 10 प्लस 1 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21। दैट मीन्स कि जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाएगा 21%। ए सॉलिड सिलेंडर इज रिड्यूस इन रेडियस बाई 20% एंड इंक्रीज इन हाइट बाई 50%, व्हाट नेट परसेंटेज चेंज ओक्योर इन इट्स वॉल्यूम। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस 20% से डिक्रीज हो रही है और हाइट 50% से इंक्रीज हो रही है, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। एकदम पिछले बार जैसा ही क्वेश्चन है सेम यहाँ पर भी सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। वहां पर अपने पास हाइट कांस्टेंट थी, इस बार अपन ने हाइट को भी चेंज किया है, तो इस बार अपने पास टोटल 3 चीजें चेंज हो रही है, 2 तो रेडियस और 1 हाइट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो 3 सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए उसका भी फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला अपने पास होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 डिवाइड बाय 100 प्लस x1 x2 x3 डिवाइड बाय 10,000। अब यहां पर x1 x2 x3 ये इनके साइन के साथ चलेंगे। जैसे रिड्यूस होने का मतलब होता है डिक्रीज होना, तो जब कभी भी डिक्रीज होता है तो उस केस में जो साइन है वो माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर x1 की जगह अपन क्या लिखेंगे -20 लिखेंगे। सेम तरीके से फिर x2 भी -20, लेकिन हाइट जो है वो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होने का मतलब है प्लस साइन, तो x3 को अपन लिखेंगे +50। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पर जो अपने पास डेटा है वो काफी आसान है, तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको मैंने मान लिया 100 यूनिट। जब कभी भी अपन इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ये हमेशा सक्सेसिव होता है। सक्सेसिव होने का मतलब है कि जैसे पहले मैंने 20% का डिक्रीज किया, तो 100 पर जब आप 20% का डिक्रीज करेंगे तो 100 का 20% हो गया 20, दैट इज कितना हो गया 100 माइनस 20 मतलब 80। तो अब जो ये दूसरा मैं डिक्रीज करूंगा 20% का, ये किस पर करूंगा, तो ये 80 पर करूंगा। तो 80 पर जब आप 20% का डिक्रीज करेंगे तो वो कितना आएगा,
तो 80 का जो 20% है वो अपने पास हो जाता है 16 के बराबर, 8 दूनी 16। दैट मीन्स कि 80 माइनस 16 मतलब आ गया आपके पास 64। अब जब ये हाइट का जब आप इंक्रीज करेंगे तो ये किस पर करेंगे, तो ये आप 64 पर करेंगे। तो 64 पर अपन 50% का इंक्रीज कर रहे हैं। 64 का 50% कितना हो जाएगा, 50% का मतलब आधा, तो 64 का आधा हो गया 32। मतलब 64 में 32 का इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू कितना, 96। दैट मीन्स कि जो अपना फाइनल वॉल्यूम है वो आ गया 96। तो 100 से घट के 96 रह गया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि डिक्रीज हुआ है। और कितने का डिक्रीज हुआ है, तो 4 का डिक्रीज हुआ है कितने पे, 100 पर। तो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 4%। इसका मतलब है कि 4% का डिक्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता तो आंसर मेरे पास आता -4। -4 का मतलब है, माइनस होने का मतलब डिक्रीज, और 4 का मतलब 4% का डिक्रीज। तो उस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। A triangular prism has a base formed by a triangle with side length 9 cm, 12 cm and 15 cm. If the height of the prism is 10 cm, calculate its lateral surface area. तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से अपना बन जाता है। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसकी जो ट्रायंगल है इसकी साइड अपन को दे रखी है 9, 12, 15, और 9, 12, 15 जो है वो ट्रिपलेट होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये वाली साइड है इसको मैं 15 मान लूं, तो ये वाला एक तरीके से राइट एंगल बन जाएगा। तो ये बन गया 9, 12 और 15। अब बोला जा रहा है कि जो इसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो जो अपने पास प्रिज्म होता है उसकी हाइट को एक तरीके से अपन क्या मानते हैं, ये वाली जो लेंथ है ये अपने पास हाइट के बराबर हो जाती है, और ये अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये जो 3 फेस आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला फेस, फिर एक ये वाला फेस, और एक ऐसे ही पीछे वाला फेस, इन तीनों का जो एरिया है ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया के केस में अपन बेस का एरिया और टॉप का एरिया इन दोनों को काउंट नहीं करते, बाकी सब कुछ काउंट होता है। तो इनका एरिया अपन को निकालना है। तो इनका एरिया क्या बनेगा, तो देखिए ये जो है ये तीनों रेक्टेंगल बनेंगे। रेक्टेंगल के केस में यहाँ पर तीनों की जो ब्रेथ है वो तो सेम है 10-10, लेकिन जो लेंथ है वो अलग अलग है। एक की लेंथ है 9, एक की 12 और एक की 15। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो है 10, तो 10 इंटू 9, फिर दूसरे की 10 इंटू 12, और तीसरे का हो जाएगा 10 इंटू 15। तो 90 प्लस 120 प्लस 150 कितना आ गया, तो ये हो गया 270, 270 और 90 360, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। The volume of a solid hemisphere is 396 by 7 cubic centimeter. Find the total surface area of hemisphere. तो देखिए हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो अपने पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई को अपन ले लेते हैं 22/7 एंड दिस इज इक्वल टू 396/7। और यहाँ पर अपन से टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया अपने पास होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई को अपन ले लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये 2 से तो अपना कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 से 1 बार में, 9 बार में 18, 8 बार में 16, 22 से ये देखिए पूरा चला जाएगा 9 बार में, ये 7 कैंसिल आउट हो गया। तो आर क्यूब इक्वल टू बन गया 3 इंटू 9 मतलब 27, 27 का मतलब 3 का क्यूब। तो आर कितना आ गया, 3 के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो काफी नजदीक में है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि अगर आप इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 27, 27 दूनी 54 की 4, 5 के चला गया 54 और 5 59, तो 594/7। तो कितना जाएगा देखिए, 7 का 8 बार में 56, 34, 34 का मतलब 7 चौको 28 और 60, तो फिर से 7 8 जा 56 और 4 का मतलब लगभग 7 का 5 बार में, तो 84.85 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। If the total surface area of a hemisphere is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स रेडियस। तो देखिए यहाँ पे अपन को हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। फिर से हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया पिछले ही देखा था अभी अपन ने 3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 462, और आर की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो पाई को अपन 22/7 ले लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 462। सबसे पहले 3 से मैं काट देता हूँ, 3 से 1 बार में, 5 बार में और 4 बार में, 22 से देखिए सीधा सीधा कैंसिल आउट होता है 7 बार में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 × 7 मतलब 7 स्क्वायर। तो रेडियस कितनी बन गई, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। If the area of the circular base of a hemisphere is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, find the volume of the hemisphere। तो देखिए यहाँ पे अपन को एरिया दे रखा है हेमिस्फेयर के सर्कुलर बेस का। जैसे अगर मैं हेमिस्फेयर बनाना चाहूँ तो कैसा बनता है हेमिस्फेयर, कुछ इस तरीके का अपने पास होता है।
तो इसका जो सर्कुलर बेस होता है वो भी कैसा होता है, सर्कल की शेप का होता है, और जो सर्कल का एरिया होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपन को यहाँ पे दे दी 308, और यहाँ पे अपन से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछ रहा है जो कि इक्वल टू होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे एक तरीके से मेरे को क्या करना है, रेडियस निकालनी है। रेडियस यहाँ से निकल जाएगी, पाई को 22/7 ले लेते हैं, इक्वल टू 308। तो देखिए 22 से ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से कम 22, और 22 का 4 बार में 88। तो आर स्क्वायर इक्वल टू बन गया 14 इंटू 7। तो 14 इंटू 7 का मतलब कितना बन गया, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 7√2, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 स्क्वायर। तो रेडियस आ गया 7√2। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 2/3, और अब आप देखिए यहाँ से अगर मैं इसको पाई आर स्क्वायर अलग करूँ तो उसकी वैल्यू मेरे को डायरेक्ट दे रखी है, तो उसको मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 308 मल्टीप्लाई एक आर और रह गया जिसको अपन डाल देते हैं 7√2। अब यहाँ पर ये 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन जो अपन को आंसर देना है वो डिसिमल में देना है, तो कर देते हैं। 3 का 1 बार में, 0 बार में, 3 दूनी 6, और 20 का मतलब 0.66। तो देखिए कितना जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले तो 7 दूनी 14, और 14 इंटू 102.66 का अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेट आप आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन अच्छे खासे दूर है। तो 102 इंटू 14 में निकाल लेता हूँ, तो वो लगभग कितना आएगा, 1428। तो 1428 के समथिंग आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। The area of a sector is 18 pi centimeter square and its radius is 6 centimeter. What is the central angle in radian? तो देखिए यहाँ पे अपन को सेक्टर का एरिया दे रखा है। जैसे ये अगर सर्किल है तो इसमें मैंने एक सेक्टर बना दिया, इसका एरिया मेरे को दे दिया, ये वाला एरिया जो है ये दे रखा है। तो यहाँ पर अपन से पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल होता है ये कितना होगा रेडियन में। चलिए ठीक है, रेडियन में अपन दे देंगे। जो अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर होता है अगर उसको रेडियन में अपन को बताना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है, दैट इज इक्वल टू ए इक्वल टू एल आर बाई 2, और एल अपने पास हो जाता है रेडियन में थीटा आर, तो ये बन जाता है थीटा आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये काय में रेडियन में, और मेरे को रेडियन में ही आंसर देना है, तो डायरेक्टली मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एरिया अपन को दे रखा है 18 पाई इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस दे रखी 6/2। तो देखिए 6 का 3 बार में, फिर 3 से 2 बार में, और ये 2 से 2, तो थीटा क्या आ गया, पाई आ गया। तो यही अपना आंसर बन गया। अगर मेरे को यहाँ पर डिग्री में बनाना होता तो पाई का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री। तो सीधा सीधा बोल सकता था पाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो देखिए यहाँ पर अपना ये एक सर्किल है, इसमें ये कोड है अपनी 24 सेंटीमीटर की, जो कि सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ये वाला जो एंगल है ये अपन को दे दिया 90 डिग्री। अपन से रेडियस पूछी जा रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेंटर से इस कोड पर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। अपन जानते हैं कि जब कभी भी सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर ये पूरी चॉइस है तो ये हो जाएगी अपने पास 12 के बराबर, और साथ ही साथ जो सेंटर पर एंगल होता है उसको भी बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स कि अगर ये पूरा 90 है तो ये हो जाएगा 45। अब अपन जानते हैं कि कोई भी सर्किल में तीनों कोण का सम 180, सर्किल नहीं कोई भी ट्राइंगल में तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। ये 45, ये 90, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा अपने पास 45 डिग्री। और अगर दोनों एंगल 45 हो गए तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया, ये बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दैट मीन्स ये भी 12 होगा। तो रेडियस यहाँ से आप निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना बन गया 2 इंटू 12 स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू 12 स्क्वायर। ये 12 स्क्वायर को तो अपन डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बन गया 12√2। तो रेडियस आ गई 12√2, ऑप्शन नंबर बी। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ लेग्स ऑफ लेंथ 5 एंड 12। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। चलिए कुछ इस तरीके से। अब बोला हो गया है कि जो इसके लेग है वो 5 और 12 है। लेग का मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड ये अपन को दे रखी है, तो ये है 5 और ये है 12। तो 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अपनी हाइपोटेनियस है वो हो जाएगी 13 के बराबर। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टू लेग्स मतलब ये 5 और 12 वाली साइड, एंड द टू रेडियाई टू द टेंजेंट पॉइंट ऑन द लेग। तो ये जो टेंजेंट पॉइंट है इन पे अपन 2 रेडियाई इस तरीके से बना रहे हैं, तो ये अपनी एक रेडियस होगी, एक रेडियस ये हो गई। तो अपन से यहाँ पर कौन से वाला उसका एरिया पूछ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया यहाँ पर अपन से पूछा जा रहा है, इसका एरिया यहाँ पे अपन को निकालना है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए मैं बोल सकता हूँ कि जितनी साइड ये होगी
उतनी ही साइड ये वाली होगी और उतनी ही ये वाली भी होगी, बिकॉज रेडियस हमेशा बराबर होती है, और उतनी ही ये होगी। मतलब ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या करना है आपको, साइड का स्क्वायर। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, साइड निकालना है, और साइड क्या है, रेडियस है। और ये जो रेडियस है इसको अपन क्या बोलते हैं, इन सर्किल की रेडियस। इन सर्किल की मतलब स्मॉल आर। स्मॉल आर इक्वल टू अपने पास होता है डेल्टा बाई एस। डेल्टा हो जाता है ट्राइंगल का एरिया और एस हो जाता है सेमी पेरीमीटर। और राइट एंगल ट्राइंगल के केस में दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप बोल सकते हो, यहां पर इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज इक्वल टू अपने पास ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। तो ए तो है 5, बी है 12 और सी है 13 डिवाइड बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास होता है। तो यहाँ पर 12 और 5 17, 17 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा अपने पास 4, 4/2 2। तो आर आ गया 2। तो दैट मीन्स की क्या हो जाएगा इसका एरिया, तो एरिया इक्वल टू 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर ए। Anita took a loan of 8,000 at a simple interest rate of 7% per annum for 3 years. What will be the simple interest and the total amount she has to repay after 3 years? तो देखिए बोला जा रहा है कि अनीता ने 8,000 रुपए का लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पर 7% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए। What will be the simple interest and the total amount she has to pay after 3 years? तो यहाँ पर अपन से सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट पूछ रहा है। चलिए ठीक है, दोनों में से अगर एक वैल्यू भी निकालेंगे तब भी अपना काम चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर चारों ऑप्शन में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है। तो अगर आप केवल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तब भी हो जाएगा। और वैसे भी अगर सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट निकालना तो बहुत आसान है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अपन डायरेक्टली फिर तो निकाल ही सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल अपने पास है 8,000, रेट अपने पास है 7 और टाइम है 3 साल, डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 21, 21 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 168। तो ये बन गया 1680 रुपये। 1680 रुपये केवल एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर अगर मेरे को अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है अपने पास 8,000 और सिंपल इंटरेस्ट है 1680, तो कितना आ गया ये 9,680। ऑप्शन नंबर ए। अमन इन्वेस्टेड 6,000 इन ए स्कीम दैट गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न एंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर? तो देखिए बोला जा रहा है कि अमन ने 6,000 रुपये एक स्कीम में इन्वेस्ट किए 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो पूछा जा रहा है कि कितना इंटरेस्ट वो अर्न करेगा आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, और टोटल अमाउंट भी। तो फिर से यहाँ पर एक चीज अगर आप निकालेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज चारों ऑप्शन में अलग अलग है। तो फिर से यहाँ पर अपन को क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और टाइम है 5 साल, डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 पंजे 30, 30 पंजे हो जाएगा 150। दैट मीन्स की सिंपल इंटरेस्ट बन गया 1,500 रुपये, और 1,500 रुपये केवल एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर फिर से अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूँ तो वही सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट है 1,500, प्रिंसिपल है अपने पास 6,000, तो कितना आ जाएगा 7,500। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इस बार अपन को जो है 30 मिनट का टाइम वो दिया था उनने, सेक्शनल टाइमिंग था, जहां पर 30 मिनट मिलेंगे पर सेक्शन को करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इस बार क्वेश्चन दिए वो पिछले साल के कंपेरिजन में आसान है। बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और काफी सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली आप देख के भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, या फिर कैलकुलेशन भी ना के बराबर है। पहले के सालों में अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो उनमें सीपीओ के जो क्वेश्चन आते थे वो कैलकुलेटिव आते थे, साथ ही साथ बड़े भी आते थे। लेकिन यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट देने की वजह से क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया, सो दैट कि आप 30 मिनट में कर सको। तो ये जो पेपर था वो 30 मिनट में करने लायक था। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।